नमस्कार, आज आपके YouTube वीडियो चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने थ्योरी देखी थी, पार्ट सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. पिछले आर्टिकल में हमने नेट फोर्स का फार्मूला देखा था, वह है हमारे पास F1 प्लस F2 यानी कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। हमारे पास यहाँ फोर्सेस हैं 40,000 न्यूटन जो इंजन लगा रहा है, वह अपोजिंग फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वह है 5,000। तो हमारे पास नेट फोर्स जो बनेगा वह बनेगा 35,000 न्यूटन। अब हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? F ओवर m, और m यहाँ पर क्या है? टोटल मास। तो टोटल मास हमारे पास जो है वो है 8,000 kg ऑफ इंजन प्लस 5 वैगन्स का ईच 2,000 kg है, तो ये टोटल हो जाएगा 18,000 kg। तो आप ये वैल्यूज एक्सेलरेशन में रख दीजिए, 35,000 अपॉन 18,000 कैंसिल आउट होके आपके पास जो आंसर बचेगा वह बचेगा 1.94। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारे पास आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल vehicle has a mass of 1,500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 1.7। और हमें कौन सा निकालना है? हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है। यहाँ पर हमारे पास जो मास है वो कितना है? 1500 kg है। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1500 को आप 1.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आएगा 2250 न्यूटन। ये क्या है? एक डी एक्सेलरेटिंग फोर्स है। ये माइनस में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आंसर आएगा बी। नेक्स्ट वन, the momentum of an object of mass m moving with a velocity v is given by। हम मोमेंटम के फार्मूले से जानते हैं कि p is equal to mv mass into velocity। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर डी। नेक्स्ट, using a horizontal force of 200 Newton we intend to move a wooden cabinet across a floor at constant velocity. What is the frictional force that will exert on the cabinet? हमारे पास यहाँ एक चीज दी गई है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के टाइम जो नेट फोर्स होता है वो होता है आपके पास 0। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल फोर्स कितनी है? 200 न्यूटन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू -200 न्यूटन। तो इसका सही आंसर है A. Next, two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? यहाँ पर हमारे पास जो मास है वो दिया हुआ है m1 is equal to 1.5 kg, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है वो भी कितना है? m2 इज इक्वल टू 1.5 kg। जो फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो है u1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u2 इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए ये अपोजिंग फोर्स है, इस कारण हम माइनस का साइन यूज कर रहे हैं। कंबाइन होने के बाद में इनकी जो कंबाइंड मास है वो m1 प्लस m2
हो जाएगा। और मान लीजिए उसकी वेलोसिटी कितनी है u। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम आपके पास कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v। आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5, तो आप पाएंगे कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा आपके पास। वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। जब ये कैंसिल आउट हो जाता है इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके पास आंसर आएगा 0। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, according to third law of motion, when we push an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is massive truck parked along the roadside, it will probably not move. Why the truck does not move? तो इसका आंसर काफी सिंपल है, इनर्शिया। हम जानते हैं कि इनर्शिया क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ द मास, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। और इनर्शिया क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पर ट्रक का वजन काफी ज्यादा है, ट्रक का मास काफी ज्यादा है, इसलिए ये मूव नहीं करेगा। तो ड्यू टू लार्ज इनर्शिया द ट्रक रिक्वायर्स अ लार्ज फोर्स टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वन, a hockey ball of mass 200 gram travels at 10 meter per second, is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. यहाँ देखिए आपके पास एक हॉकी बॉल जिसका मास कितना है 0.2 kg। आपको हर चीज को ऐसा यूनिट में सबसे पहले ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब इसको सामने से एक हॉकी स्ट्रक करती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये v वेलोसिटी से मूव करती है, जहां पर v कितना है आपके पास -5। नाउ द क्वेश्चन आस्क्स द चेंज इन मोमेंटम। Change in momentum is given by P2 minus P1, where P2 is final velocity, कितना होगा mv minus mu। आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 0.2 हम कॉमन ले लेते हैं तो v minus u, तो 0.2 वैल्यू पुट कर -5 और u की वैल्यू कितनी है 10। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट वन, अ बुलेट ऑफ मास 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. तो सबसे पहले हम इसका मास चेक करते हैं। बुलेट का मास है हमारे पास 0.01 kg। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी बुलेट की वो कितनी है हमारे पास, u इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है क्योंकि रुक जाती है इसलिए इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। और टाइम कितना लिया है इसने रुकने के लिए, ये लिया है 0.03 सेकेंड। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम इसके लिए जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन का हमारे पास जो फार्मूला है वो कितना है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 0, 150 प्लस 80, ये हमें ढूंढना है, और 0.03। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा
टी एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा आपके पास -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। आप इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 0 माइनस 150 इंटू 150 अपॉन 2, और ये आपके पास है -5000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.25 मीटर। नेक्स्ट वन है फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो फोर्स कितना है? फोर्स का आपके पास फार्मूला है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 0.01 इंटू -5000, और आपके पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -50 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मास चेक कर लेते हैं, m1 इज इक्वल टू 1 kg, और u1 जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जो वुडन ब्लॉक है उसका मास कितना है? ये है आपके पास 6 kg, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो यहाँ से हम इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम will be given by m1 u1 plus m2 u2, और ये कितना आएगा आपके पास? ये आ जाएगा 1 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 0, ये आ जाएगा आपके पास 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब आप फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा? सेम होगा। तो इसका फाइनल मोमेंटम भी कितना है आपके पास? 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए 10, और फाइनल मोमेंटम का जो फार्मूला है वो रख दीजिए, क्योंकि जब ये बॉडी दोनों स्टिक हो जाती है तो m1 प्लस m2 और v, m1 m2 कितना है? 1 प्लस 5 हो जाएगा आपके पास। इसको आप सॉल्व करिए, 10 अपॉन में 6 इज इक्वल टू v। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है वह आंसर ए। नेक्स्ट वन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. अब हमारे पास यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम कितना है? mu, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 5, तो आपके पास आ जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम है वो कितना आ जाएगा? mb 100 इंटू 8, तो 800 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा है कि फोर्स, तो फोर्स का जो डेफिनेशन है वो हम क्या है? m v माइनस यू अपॉन में t, और जब हम इसको वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 माइनस 5 अपॉन t, जहाँ 6 सेकेंड्स है, 100 इंटू 3 अपॉन 6, और इसको कैंसिल आउट करने के पास हमारे पास आएगा 50 न्यूटन। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अख्तर, किरण, राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेसवे। When an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen, Akhtar and Kiran start pondering over the situation. Kiran suggested the insect suffered a great change in momentum
as compared to the change in momentum of the motor car, because the change in velocity of the insect was much more than that of motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a large force on the insect, and as a result, the insect died. Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and insect experienced the same force and change in their momentum. Who is correct? यहाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज है, जिसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है exerted by the motor on insect is equal and opposite to the force exerted by the insect on motor. तो इस हिसाब से जो दोनों फोर्सेस है वो कैसी है, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। और जो मोमेंटम है वो भी कैसा है, दोनों का सेम रहेगा। तो इसका जो मोटर का इनिशियल मोमेंटम कितना है, v माइनस यू अपॉन में t, और इसी तरह से इंसेक्ट का है वो कितना रहेगा, मान लीजिए m1 v1 माइनस u1 अपॉन में t। तो t से t कैंसिल होता है, तो जो मोमेंटम आता है वो दोनों का कैसा रहता है, सेम रहता है। तो जो आंसर आएगा वो सही आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा द स्टेटमेंट ऑफ राहुल इज करेक्ट, दैट इज both the motor car and insect experience the same force and change in their momentum. Next one. How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it's fall from a height of 80 cm? जब कोई ऑब्जेक्ट एक किसी हाइट से ग्राउंड पर गिरती है तो वो अपना सारा का सारा मोमेंटम अर्थ को ट्रांसफर कर देती है। तब इस केस के लिए हम देखेंगे कि हाइट कितनी हमारे पास यहाँ पर h इज इक्वल टू 0.8 मीटर्स है। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल देते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ डम्बल्स। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0 है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन से वेलोसिटी ढूंढ लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2ah। इसमें आप वैल्यू रखिए, v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 थी, तो u2 एक्सेलरेशन कितना है आपके पास 10 है, और h है जो कितना है 0.8 है, तो v आ जाएगा आपके पास √2 इंटू 10 इंटू 0.8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आता है 4 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। तो जो आपके पास मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम वो कितना होगा, mv, और 10 इंटू 4 दैट इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये जो मोमेंटम है ये फाइनली किसको ट्रांसफर होता है, अर्थ को ट्रांसफर होता है। इसका सही आंसर है 40। नेक्स्ट, 2 persons manages to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. With what force does each person push the motor? Assume that all the persons pushes the motor car with the same muscular effort. यहाँ मान लेते हैं कि हर पर्सन F न्यूटन फोर्स मोटर कार के ऊपर लगा रहा है, तो टोटल जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 3F। अब हमारे पास जो फोर्स का जो फार्मूला है वो कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप इसमें वैल्यू पुटअप करिए, 3F इज इक्वल टू 1200 इंटू 0.2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, दैट इज 80 न्यूटन। तो यानी कि हर आदमी की जो फोर्स है वो कितनी है, 80 न्यूटन है। नेक्स्ट, a hammer of mass 500 gram moving at 50 meter per second strikes a nail. Thus, nail stops the hammer in a very short time, 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फार्मूला रख देते हैं फोर्स का, F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन में t। आप वैल्यू पुटअप करिए, 0.5 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 50, और टाइम है आपके पास 0.01 सेकेंड।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू -50 इंटू 100 और ये आंसर है आपके पास -2500 न्यूटन। तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट वन, a motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds by an unbalanced external force. Calculate the acceleration and change in momentum. सबसे पहले हम जो हमारे पास सबसे पहले ये जो आपके पास वेलोसिटी दी गई है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 90, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो इसको आंसर आएगा आपके पास 25 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से जो फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 18 किलोमीटर, इसको आप चेंज कर दीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके और आपके पास आंसर मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड। अब आप इससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए। a = v - u अपॉन में t, वैल्यू पुट अप कर दीजिए 5 - 25 अपॉन 4 सेकेंड्स। तो आपके पास आंसर आएगा -20/4 = -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको चेंज इन मोमेंटम ढूंढना है। तो चेंज इन मोमेंटम का हमारे पास जो फार्मूला है कितना है, वो है mv - u। इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए 1200 kg मल्टीप्लाइड बाई 5 - 25 और जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा -24,000 kg मीटर पर सेकेंड। अब आपको फोर्स ढूंढनी है। फोर्स का जो फार्मूला है दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो आपके पास इसमें वैल्यू पुट अप करने के बाद जो आंसर मिलेगा दैट विल बी -6000 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। यहाँ टाइम दिया है, डिस्टेंस दी गई है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड में जो आपके पास डिस्टेंस है वो बढ़ के होगी 1 मीटर। सेकंड में आपके पास 8, थर्ड में 27, इस तरह से डिस्टेंस बढ़ रही है। तो अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो जो डिस्टेंस है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब। इसी तरह से आप आगे जो वेलोसिटी है वो फार्मूला से निकाल सकते हैं x2 - x1 अपॉन t2 - t1। तो जब इसमें आप वैल्यू पुट अप करते हैं तो सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद आपके पास 8 - 1 7 आ जाएगा। इसी तरह से 27 और -8 19 आ जाएगा। इसी तरह से आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन के आप फार्मूला लगा सकते हैं v2 - v1 अपॉन में t2 - t1। इसमें जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आएगा 0, अब 1 - 0 आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह 7 - 1 आ जाएगा आपके पास 6, 19 में से 7 गया आपके पास 12 आएगा। फर्दर ये इसी तरह से आपके पास आगे बढ़ना है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। अगर आप ऊपर एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन है वो हमारी कंटिन्यूसली रूप से इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो आएगा इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जब आपने ऊपर देखा कि एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली रूप से इंक्रीज हो रही है तो इसलिए फोर्स भी आपकी क्या है, कंटिन्यूसली रूप से इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर आएगा बी। मोरओवर एक चीज जब आपने शुरू में नोट की थी, जो डिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब। तो अगर हम इससे वेलोसिटी का फार्मूला निकालें dx अपॉन dt डिफरेंशिएशन की हेल्प से, तो आपके पास आंसर आता है 3t², यानी कि जो वेलोसिटी है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन t²। और एक्सेलरेशन फार्मूला निकालें डिफरेंशिएशन की हेल्प से, तो dv अपॉन dt ये आपके पास आ जाएगा t2, यानी कि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा और इसी तरह से जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपके पास में टाइम बढ़ेगा। तो ये दोनों केसेस हैं। ये डिफरेंशिएशन के केसेस हम
11th क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।